आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। हमारा ये प्रोग्राम जो आपके लिए हमेशा बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आता है जिसको आपकी सेहत के लिए होती हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए होती हैं और जो आपकी खुशियों में बढ़ोतरी के लिए होती हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो आप जानते हैं कि आपको सेहत के तईं बेदार करना, होशियार करना। और ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारे जो डॉक्टर्स आते हैं प्रोग्राम में, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा इस पे किरदार है जो वो अदा कर रहे हैं, बखूबी अदा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ आपको बेदार करने के लिए आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं हेलो डॉक्टर, लेकिन जो ये डॉक्टर्स हैं ये आपका इलाज करते हैं। इनकी बातें सुनकर जो आप फ़ोन्स करते हैं, फ़ोन्स पर ये आपको सारी बातें समझाते हैं और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, ये डॉक्टर सभी एक होते हैं और दिल से काम करते हैं और मेहनत करते हैं। सबसे पहले हम इन डॉक्टरों का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं अपना वक्त निकाल कर। एक चीज़ और अब यहाँ पर बात करने की बेहद ज़रूरत है, वो ये है कि जो हमारी ज़िंदगी की दौड़ है उसमें हम दिन पर दिन इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते जा रहे हैं जिसकी वजह से, जिसके चलते हमारी सेहत मुतासिर हो रही है और मुख्तलिफ़ तरह के अमराज हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमारे जो जिस्म है उसे पूरी तरह मुतासिर कर देते हैं। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जिस्म के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो खामोशी से पूरी तरह से अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाते रहते हैं। अब गुर्दों की बात करें तो गुर्दे जो होते हैं वो खून को साफ़ करते हैं, जो कि और जो फाजिल मादे होते हैं जिसमें उसको खारिज करते हैं, और हम समझ भी नहीं पाते कि वो अपना काम किस तरह से अंजाम देते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो उसे बखूबी निभाते हैं। पूरे जिस्म का यही निज़ाम है। तो जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं या जिस तरह से जिस्म का जो निज़ाम है उसको चलाने के लिए हमें समझना चाहिए, जो चीज़ें डॉक्टर्स बताते हैं, ये जो चीज़ें आप समझते हैं उन्हें पूरी तरह से ज़िंदगी में उतारना चाहिए। यानी वही तर्ज ज़िंदगी, एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, आपकी बेहतर डाइट, एक्सरसाइज या वो सारी चीज़ें जो डॉक्टर बताते हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने गुर्दे की बात की, तो गुर्दे में वैसे तो बहुत सारे अमराज होते हैं जो मुतासिर कर सकते हैं आपके जिस्म को। गुर्दों में प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी का सबब बन सकती है दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन एक मर्ज़ जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है आज के दौर में, अब उसकी क्या रीज़न है ये तो माहिरीन ही बताएंगे, लेकिन देखा जा रहा है तो मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा और काबिल ज़िक्र है ये बात, वो है गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी आज के दौर में हर चौथे आदमी, पाँचवें आदमी में महसूस होती है और वो उससे परेशान है। और देखिए कितनी खामोशी से ये मर्ज़ जिसमें दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद ये मतलब कौन सा जो शक्ल है अख्तियार कर लेता है इसका पता भी नहीं चलता। शुरुआती जो इसके अलामात हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि इंसान कुछ नहीं कर पाता और वो बहुत परेशान हो जाता है। तो नाज़रीन, आप समझ गए होंगे आज का हमारा ये मौजू बहुत ख़ास है। इसे पूरे प्रोग्राम को देखिए और गुर्दे की जो पथरी है क्यों होती है, इससे कैसे बचाव किया जाए, क्या पानी ज़्यादा पीना है इसका इलाज, या फिर किस तरह से माहिरीन बताते हैं, ये सारी चीज़ें हम गुफ्तगू करेंगे अपने इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर के आज के इस ख़ास एपिसोड में। तो अब ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे यहाँ पर कि जो हमारा टोल फ्री नंबर दिखाया जाएगा इस पर प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में ही दिखाया जाएगा, तो उस पर आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारे माहिरीन से बात कर सकते हैं और जो भी आपकी इंक्वायरी है उसका बेहतरीन सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाज़ा फरमाइए। गुर्दे की पथरी एक आम मगर तकलीफ देह बीमारी है जो उस वक्त पैदा होती है जब पेशाब में मौजूद नमकियात और मादनियात जमा होकर सख्त जर्रात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पथरियां साइज में छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, और अक्सर अचानक शदीद दर्द का सबब बनती हैं। गुर्दे की पथरी की सबसे नुमाया अलामत कमर के निचले हिस्से या पहलू में शदीद दर्द है जो कभी पेट और रान तक फैल जाता है। इसके अलावा पेशाब में जलन, मतली, उल्टी और बाज़ औक़ात बुखार भी महसूस हो सकता है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये मसला इन्फेक्शन या गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। गुर्दे की पथरी से बचाव के लिए सबसे अहम कदम पानी का ज्यादा इस्तेमाल है। रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पीने से पेशाब पतला रहता है और पथरी बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं। नमक, बहुत ज्यादा प्रोटीन और फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सब्जियां,
फल और मुतवाजिन ग़िज़ा गुर्दों की सेहत के लिए मुफीद है। इलाज का इन्हिसार पथरी के साइज और नौइयत पर होता है। छोटी पथरियां अमूमन दवाओं और ज्यादा पानी पीने से खुद ही खारिज हो जाती हैं। दर्द के लिए अद्वियात दी जाती हैं, जबकि बड़ी पथरी के लिए लेजर, शॉकवेव थेरेपी या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। बर वक्त तशखीस और डॉक्टर से रुजू ही मुकम्मल सेहत की जमानत है। तो हमारी रिपोर्ट में बताया कि जिस तरह से बचाव ही बेहतर इलाज है और इलाज तक ना जाना पड़े, आप पहले ही सेहतमंद रहें, पहले ही आपको मर्ज ना छुए, यही हमारी कोशिश भी है और यही नेक ख्वाहिशात भी हैं। तो आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अपने प्रोग्राम के जो माहिरीन हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वासुदेव महंत्रा, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं मैं हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहाँ डॉक्टर नीरज आपसे करूँगा। अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें गुर्दे की पथरी को लेकर हुई, पथरी को लेकर हुई और उसके बचाव को लेकर हुई। सबसे पहले हमारे माहिरीन के लिए ये, हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये पथरी होती क्या है और इसे कैसे एक आम आदमी समझ सकता है ये किडनी की पथरी क्या होती है। डॉक्टर नीरज। देखिए, जब हम ये बॉडी में जब हम खाना खाते हैं और हमारी डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है जी, उसमें से जो पार्ट एक्स्ट्रा है उस पार्ट को, कुछ पार्ट को हम मल के द्वारा और कुछ पार्ट को यूरिन के द्वारा बाहर निकालते हैं जी। कुछ चीज़ें हैं जो यूरिन के रास्ते से बहुत जितनी अमाउंट में निकलनी चाहिए थी उससे कम अमाउंट में निकल पाती है। कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा अमाउंट में निकल रही होती है। जब हम पानी की मात्रा कम करते हैं या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा होता है, तो वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होकर के सॉलिड फॉर्म अख्तियार कर लेती है, जो कि स्टोन के तौर पर हमें बाद में दिखाई देता है। धीरे धीरे जब ये प्रोसेस लंबी हो जाती है तो ये स्टोन फॉर्म होता है और धीरे धीरे इसकी साइज़ बढ़ती चली जाती है। इसकी साइज़ बढ़ जाती है, उसके बाद परेशानी बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। इस पर और थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर सिद्धार्थ से। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, आप बताइए कि क्या है ये पथरी और किस तरह के अलामात इसके होने पर होते हैं और इसकी जो वजूहात हैं, रीजंस हैं, वो क्या क्या हैं। जी देखिए, पेशाब को हम एक सॉल्यूशन के तरीके से मान सकते हैं, जिसमें बॉडी जो भी एक्सक्रीट करने वाले सॉल्यूट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो एक्सेस में है या जो मेटाबोलाइट्स हैं जिन्हें निकालना चाहती है, उसे घोल के निकालती है। तो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक सैचुरेटेड एक पर्टिकुलर अमाउंट ही घोला जा सकता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो बॉडी इसको सुपर सैचुरेट करने के लिए करती है ताकि अधिक मात्रा में ये मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट किया जा सके। जब हम अपनी जो ये सॉल्यूशन है इसके में मात्रा, जैसे पानी की मात्रा कम रहती है या फिर अंदरूनी कुछ खराबियां रहती हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है या हमारे खान पान में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट हो जाता है और ये प्रेसिपिटेट्स फिर क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर ये क्रिस्टल समय रहते नहीं निकलते तो ये डिपॉजिट होते हैं और ये धीरे धीरे स्टोन का रूप अख्तियार करते हैं। ये स्टोन किडनी में बनते हैं, अगर छोटी साइज़ के हैं तो यूरेटर के द्वारा पेशाब की थैली में उतर सकते हैं, पर अगर ये रुक गए और ये चीज़ लंबी खिंच गई तो ये किडनी में बड़ी साइज़ के हो जाते हैं। अब एक बड़ी साइज़ के स्टोन का छोटे यूरिन के यूरेटर वाले रास्ते से निकलना मुश्किल रहता है, तो वो वहाँ पर रह के सिम्टम प्रोड्यूस करना, जैसे कि अभी बताया गया था, तेज़ दर्द होना, दर्द के साथ इन्फेक्शन के फीचर, बुखार, उल्टी लगना, पेशाब में खून आना और वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में इवन किडनी को ख़राब कर देने वाला भी एपिसोड्स हो सकते हैं। तो पूरा स्पेक्ट्रम होता है। और सबसे ख़राब बात यह है कि ये हमारी यंग वर्किंग पॉपुलेशन या जो एडल्ट्स हैं जो बाहर निकलते हैं, जो खान पान पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। वो अपना काम छोड़ते हैं, उनको में हॉस्पिटलाइजेशन का रेट भी बहुत हाई रहता है। तो इसलिए ये एक परेशानी
साधारण होते हुए भी, नॉन कैंसर होते हुए भी समाज पे या लोगों पे या व्यक्ति पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है। जी जी, ये बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है कि ये जो प्रॉब्लम है बढ़ते बढ़ते किडनी को भी मुतासिर कर सकती है, ये बहुत फिक्र की बात है। डॉक्टर सिद्धार्थ एक चीज़ यहाँ पर आप बताइए, किडनी की ये जो आपने चीज़ें बताई हैं सारी, स्टोन के जो वजूहात रीजंस बताए हैं, ये एक बात समझने वाली है, लेकिन मौजूदा दौर आज की बात करें तो ये प्रॉब्लम बेहद बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, इंडिया में जैसे ओवरऑल काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, पता लगा है कि किस कारण से और किस तरीके के लोगों में ये ज़्यादा देखा गया है। जी। जो हमारे देश की स्टडीज़ हैं उसमें पाया गया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ रीजन, दिल्ली इंक्लूडेड, ये एक स्टोन बेल्ट है। कुछ महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरिया भी स्टोन बेल्ट में आते हैं। इस स्टोन बेल्ट के एरियाज़ में हमारे जो पानी है उसमें जो मिनरल्स की मात्रा है उसमें अंतर है। प्लस अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है, फास्ट फूड का ज़माना आ रहा है, प्रोसेस फूड बढ़ रहा है, हम सॉल्ट और बैलेंस डाइट से जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, जो हम ऑलरेडी बॉर्डर लाइन परिस्थितियों में थे अब वो प्रेसिपिटेट हो रही हैं। इसकी वजह से इस एरिया में जहाँ पे हम बैठे हैं इस समय पे, स्टोन एक बहुत ही कॉमन परेशानी है और ये लगातार बढ़ ही रही है, इसमें अभी ऐसा कुछ कमी नहीं देखी गई है। ये बहुत फिक्र की बात है कि ये परेशानी लगातार बढ़ रही है और इसमें कमी नहीं आ रही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया। देखिए, डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और जिक्र किया है यहाँ पर, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खाने की ऐसी होती हैं जिसका आप डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल की अगर डॉक्टर आपको इजाज़त ज़्यादा नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा तो उसको समझना चाहिए और उसको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा तो कम करना चाहिए। इसके लिए मैं डॉक्टर महंता के पास आऊँगा, उनका ताल्लुक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, जो खाने पीने का जो निज़ाम है, जो हमारी जो डाइट की हैबिट्स हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं और किन जो डाइट की हैबिट्स को हम अपनी ज़िंदगी में लाकर इसको बेहतर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें पानी का भी बताइए, जो पानी के लेने का पीने का तरीका है वो कितना होना चाहिए एक आम आदमी के लिए जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमने अभी अभी सुना है कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। जैसे हम रूटीनली ओपीडी में देखते हैं तो यूरोलॉजी ओपीडी में सबसे ज़्यादातर स्टोन के ही पेशेंट आते हैं। तो ऐसा क्यों ऐसे स्टोन बनते जा रहे हैं? जैसे एक परिवार में खाना तो समान बनते हैं लेकिन एक को स्टोन बन जा रहे और दूसरे को स्टोन नहीं बन रहे। तो इसमें हम जब इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा शरीर में जो शरीर की बनावट है, आयुर्वेद विशेष करके ध्यान ये दिया जाता है कि दोषों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा कुछ आहार है जो हमारा शरीर को संतुलित नहीं रख पाता है। तो ये आहार सभी क्या है? जैसे कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हम देखेंगे जो कि कैल्शियम कंटेनिंग डाइट है, जिस डाइट में कैल्शियम बहुत मात्रा में है, बा ऐसे भी कुछ जिस कारण से बीमारी है, जिस कारण से पैरालाइज पेशेंट है जिसके बॉडी में ऑटोमेटिक कैल्शियम ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है। तो हमको आहार देखना होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार कैसा होगा और एक व्याधि के लिए आहार कैसा होगा, मुख्य रूप से हमको ये देखना है। तो आहार जब हम देते हैं, किसी को भी एडवाइस करते हैं, तो आयुर्वेद शल्य चिकित्सा में वर्णन है ये मिथ्या आहार व्यायाम। जो मिथ्या आहार व्यायाम हम जो आहार सेवन कर रहे हैं कि प्रदूषित तो नहीं है, ये सड़ा हुआ तो नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे खाना बना के फ्रिज में उसको स्टोर कर रहे हैं क्योंकि हमारा समय की कमी है, और उसी को अगेन हम उसको फिर दोबारा उसको प्रिपेयर करके हम खाना खा रहे हैं। साथ में जब ऑफिस चले जाते हैं बा अपना कर्म करते हैं तो उसमें पानी पीने का याद ही नहीं आता है हमको। तो पानी हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे डेली 2 से 2.5 लीटर की पानी की जरूरत पड़ता है, जिसको गर्मी में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, तो उसको एडिशनल रिक्वायरमेंट है जी। इसके साथ साथ जैसे हमें पानी तो एक मीडिया है जिसके कि हमारा जैसे बॉडी में जो सॉल्यूट्स है, जो कि जैसे हम देखते हैं जब भी किसी पानी में हमें कुछ चीनी मिला दिया जाए और उसको देखेंगे जब पानी कम होगा तो चीनी दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही बॉडी में जैसा भी हमारा ब्लड प्रॉपरली किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो सॉल्यूट्स है, जैसे डॉक्टर साहब ने बता रहे थे कि धीरे धीरे सेचुरेशन मीडिया में आ जाता है, लास्ट में क्रिस्टलाइजेशन बनते हैं और एक किडनी में जाके कहीं ना कहीं एक नाइडस बना देते हैं, प्लेस बना लेता है, फिर धीरे धीरे उसी में कोटिंग होते रहता है और ग्रेजुअली स्टोन बनता है। तो इसी में हमें जो आहार में जो में भी मैक्सिमम कैल्शियम कंटेनिंग डाइट हमको अवॉइड करना, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो, पालक की सब्जी हो, टमाटो हो। साथ साथ में पानी सेवन जो करना है, तो पानी कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए वही प्रश्न उठता है। जब भी हम जैसे भोजन करते हैं, भोजन के दौरान हमको हर समय
गुनगुना जल सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं उस समय अग्नि की प्रदीप्त होता है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, और हम देखते हैं भोजन करने के आधे घंटे बाद हम पानी पीते हैं, तो एक बार मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, फिर हमें जब ये ठंडा पानी पिलेंगे व फिर कोल्ड वाटर पिएंगे तो अग्नि मंद होता है। इसलिए आयुर्वेद ये लिखते हैं जे सर्व रोके मंदाग्नो, यदि मंद अग्नि से ही सभी बीमारी की उत्पत्ति होता है। तो इसीलिए हमारा भोजन बनाने के विधि में भोजन लेने का विधि है, तो हमें जो भोजन लेंगे हर समय भोजन को सद्य भोजन होना चाहिए, तुरंत बनाने के बाद ही सेवन करें, उसको ज़्यादा समय तक फ्रिज में स्टोर ना करें, और पानी नियमित रूप से मिनिमम 2 लीटर पानी हमको सेवन करना चाहिए। 2 लीटर पानी का इस्तेमाल एक दिन में करना चाहिए हर उस इंसान को जिसके लिए पानी की ज़्यादा मतलब ज़्यादती मना नहीं है, क्योंकि हर इंसान के लिए पानी नहीं है। किसी के साथ किडनी की प्रॉब्लम है, किसी के साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ पे पानी की थोड़ी सी बंदिश होती है, ये हम लोग जानते हैं। एक चीज़ और सामने आती है डॉक्टर नीरज, आपके पास आऊँगा मैं, कि अक्सर जो किडनी की प्रॉब्लम को हल करने का तरीका होता है वो सर्जरी होता है, और सर्जरी के बाद जब वो स्टोन निकाल दिया जाता है तो उसके बाद भी क्या वो स्टोन दोबारा बनने के चांसेस रहते हैं, या फिर ऐसे मरीज को किन बातों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? डॉक्टर नीरज, देखिए, यदि एक बार स्टोन निकाल दिया गया तो उस स्टोन की एनालिसिस होती है कि वो स्टोन किस चीज़ से बना हुआ है जी। उस स्टोन की एनालिसिस ज़रूर करानी चाहिए, और उस एनालिसिस के बाद कुछ यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं जी, ताकि ये देखा जाए कि बॉडी में वो स्टोन बन क्यों रहे थे। जी जी। जब ये एक बार पता चल जाए कि हम वो बन क्यों रहे थे, तो उस चीज़ के उस कारण को रोकने के लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जी। एक होती है जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वाटर इनटेक रफली 2 to 2.5 लीटर्स ले रहे हैं, वो जो टारगेट है हमारा कि 2 लीटर यूरिन 24 घंटे में बने। ओके। अनलेस अनटिल कि आपका किसी और बीमारी की वजह से पानी इतना लेना मना किया गया हो, अदरवाइज 2-2.5 लीटर के आसपास यूरिन बने। आपको सॉल्ट इनटेक रेस्ट्रिक्ट करनी होगी। एडेड सिंपल से होती है कि आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें जो खाने में। थोड़ा सा रोकूंगा आपको, आपने बहुत यहाँ पर सही चीज़ पर रोशनी डाली है। 2-2.5 लीटर यूरिन का बनने की बात आपने यहाँ पर की है। तो ये जो 2-2.5 लीटर यूरिन अगर किसी का बनता है दिन में, तो उस पर इनटेक वाटर कितना है उसका? सर उसमें सिंपली है 500 ml जोड़ दीजिए। एक नॉर्मल आदमी जो डायरेक्टली धूप में नहीं काम कर रहा हो या फिर एकदम गर्म वातावरण में काम नहीं कर रहा हो, उनमें 500 ml और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, उतना पानी। यानी कि अगर 2.5 लीटर पानी उसने पिया है तो उसका यूरिन जो बनेगा वो 2 लीटर के आसपास बनेगा। ओके ओके जी, अपनी बात जारी रखिए, आप बता रहे थे इसके बारे में। उसके बाद जब एक बार ये जनरल मेजर्स में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें पानी चाहिए, सॉल्ट इनटेक नहीं कम करनी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेनी है। जो घर में खाना बनता है उसमें जितना सॉल्ट होता है दैट इज गुड इनफ, एक्स्ट्रा नहीं लेनी चाहिए। पैक्ड फूड आप अवॉइड करें। पैक्ड फूड में हमारे सोडियम कंटेंट्स काफ़ी हाई होते हैं, वो एक बड़ा सोर्स है आज की लाइफस्टाइल में जो कि स्टोन प्रिसिपिटेट करा रहा होता है। उसके अलावा है कि आपको खाने में बैलेंस डाइट होनी चाहिए। एनिमल प्रोटीन आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एनिमल प्रोटीन यानी प्रोटीन इनटेक रफली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है जो पर डे लेनी चाहिए। उसमें आप यदि नॉन एनिमल प्रोटीन से आप जितना कर सकते हैं वो करें। एनिमल प्रोटीन उतने तक रखें जब तक कि आपकी बॉडी की प्रोटीन नीड पूरी हो जाए। उसके बियॉन्ड नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा आपके डाइट में रेगुलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये होने चाहिए। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। यदि आपकी ओबेसिटी है, मीन्स काफ़ी वजन बढ़ा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। उसके अलावा यदि आपके यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट में कोई स्पेसिफिक बीमारी डायग्नोज होती है तो उसकी ट्रीटमेंट भी करानी चाहिए। जी, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है उसकी ट्रीटमेंट कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो नज़रअंदाज करना है चीज़ों को, वो बढ़ावा देता है चीज़ों को, वो ठीक नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा गलत है, इसको समझना चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपके पास आऊँगा। यहाँ पर मैं ज़रा आपसे एक बहुत ही ख़ास चीज़ पर रोशनी डलवाऊँगा, क्योंकि आज की हमारी जो नई जनरेशन है वो घर के खाने को बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुकी है। सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखे जा रहे हैं जो घर के खाने को पसंद नहीं करते। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर दूसरी चीज़ें जिसमें नमक बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल है। तो क्या ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर या नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी स्टोन को बढ़ावा दे रहा है? डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
देखिए, ये कमर्शियली अवेलेबल सब्सटेंसेस हैं, पैकेज जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये अपने आप को प्रमोट तो करते हैं, लेकिन जो इनसे होने वाली समस्याएं हैं या फिर इनमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा, ये इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। ये इन्फॉर्मेशन हमें रीइंफोर्स करनी पड़ती है। जैसे अभी बताया गया कि 2-2.5 लीटर आपको फ्लूइड कंज्यूम करना है। यंग जनरेशन क्या करेगी, वो फ्लूइड को कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में लेना शुरू करेगी। कोल्ड ड्रिंक लेना और पानी लेने में पैकेट वाले जूसेस भी बहुत आजकल ट्रेंड है, उसको भी बोला जाएगा कि हमने तो हाइड्रेशन किया है। ये हाइड्रेशन नहीं है। हाइड्रेशन का मतलब सादा वाटर होता है, क्लीन वाटर। अगर आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, वो यूरिन की एसिडिटी और डायबिटीज की तरफ क्या ले जाने के चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये शुगर रिच हैं वो तो डायबिटीज़ करती हैं, और डायबिटीज़ का अपना किडनी पे नुकसान अलग तरीके से रहता है। बट अगर आप कोल्ड ड्रिंक से ये सोच रहे हैं कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी है और इससे हमारा हाइड्रेशन हुआ है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे आपकी किडनी पे एसिड लोड बढ़ता है। ये भी एक स्टोन बनाने में प्रेसिपिटेटिंग कॉज होता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब को स्वाद बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ वगैरह जो रहते हैं उसमें प्रोसेस सोडियम वगैरह की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये सब स्वाद बढ़ाने के चक्कर में किया जाता है, पर इसका खामियाजा शरीर को भुगतना पड़ता है। घर में जो हम बनाते हैं वो नेचुरल, जो हमारा डेली अवेलेबल फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उससे बनता है। हमारी माँ, दादी सबको पता है कि कितनी मात्रा तेल की, घी की, नमक की सही है। सालों से हम वो खाते आ रहे हैं, इसलिए वो चीज़ उस रेंज में रहती है जिसको हम पचा सकते हैं, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये कहना कि बाहर के सारे खाने खराब हैं, ये गलत है। बट स्वाद के चक्कर में और कमर्शियल अवेलेबिलिटी के चक्कर में, उसमें प्रिजर्वेटिव्स के चक्कर में, ये किडनी को और लिवर को, दोनों को ही बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। मुतासिर हो रहे हैं किसी भी हमारी बैड हैबिट से या किसी भी तरह की बुरी आदतों से, तो वो जिस्म हमारा मुतासिर होता है, पूरा ज़िंदगी मुतासिर होती है। तो बेहतर यह है कि जो चीज़ एक एक्सपर्ट बताता है, जैसे आप बैठे हैं एक्सपर्ट, या और तरह के एक्सपर्ट जो डाइट मना करते हैं तो उसको नहीं लेनी चाहिए, और जो चीज़ बताते हैं जैसे कि सादा खाना है, घर का खाना है, बेहतर खाना है, वो उससे आपकी सेहत भी बनेगी, आप आराम से खाएंगे, और अब वो बहुत ही आपके लिए हर तरह से बेहतर है। इसको समझना चाहिए। डॉक्टर महांता, आपके पास आएंगे, किडनी स्टोन की बात हो रही है कंटिन्यू। अब मैं उस बात पर आपसे रोशनी डलवाना चाहूँगा जो बेहद ज़रूरी है, जो कि हमारे प्रोग्राम देखने वालों के लिए बेहद ख़ास है। वो है अलामात, सिम्टम्स। अगर किसी की किडनी में स्टोन बनना शुरू हो गए हैं तो किस तरह के सिम्टम्स उसको शुरुआती सिम्टम्स के तौर पर वो समझना चाहिए। दूसरा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करूँगा, या बताएं कि अगर उनका इलाज वक्त पर नहीं हो रहा है, सालों साल किडनी के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है, तो वो किस तरह से नुकसानदेह भी हो सकता है। ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल उठाया। तो इसमें जब भी हमें लक्षण की बात करते हैं तो ये आयुर्वेद शल्य चिकित्सा विज्ञान में इसको लक्षण को 2 भाग में वर्णन किया गया। एक तो पूर्व रूप, जो बनने से पहले क्या क्या लक्षण मिलेंगे, जो हम किसी को जो बताते हैं, जो भाई आपको ये पथरी बनने की संभावना है, तो इसमें बहुत बढ़िया बातें आचार्य सुश्रुत करते हैं। जो कि यदि किसी का यूरिन आप गॉट स्मेल आ रहा है, किसी की यूरिन में बस्तगंध मूत्र तो लिखते हैं, बा उसमें मूत्रधार में संग हो रहा है, दैट मीन्स जब पेशाब करते समय रुकावट हो रहा है, साथ साथ में जलन हो रहा है, ये जो कि यूटीआई के सिम्टम मिलते हैं, जिसको आचार्य सुश्रुत ये बताना चाहते हैं, जो कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स। यदि हम इनिशियल फेज में हम ट्रीटमेंट नहीं करते यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, बाद में स्टोन बनने की संभावना होता है। तो वंस जब स्टोन बन ही जाता है तो ये फॉरेन बॉडी है, जो हमारा किडनी में फॉरेन बॉडी की तरह ही रहता है। तो उस समय बॉडी ये चाहता है कि उसको आउट करे। तो उसमें क्या होगा, उसमें कल की पेन होता है। ये पर्टिकुलरली हमारा जैसे परसुका जो रिब्स के नीचे, जो कि हमें 12th रिब्स बोलते हैं, और उसमें कि रेनल एंगल साइट है हमारे जो मसल से, जो सैक्रोस्पाइनल मसल्स के और 12th रिब के नीचे एक एंगल बनता है, उसी एंगल में पर्टिकुलरली पेन होता है, कॉली की पेन होगा, सीवियर पेन, जो कि ऑन एंड ऑफ पेन आएगा जाएगा, क्योंकि उस फॉरेन बॉडी है और बॉडी उसको एक प्रोपल्सिव इफेक्ट है, उसको ये चाहता है बॉडी को उसको बाहर कर दिया जाए। तो इनिशियल सिम्टम होता है पेन। उसके बाद क्या होता है, इंजुरी होने का भी संभावना रहता है। जब इंजुरी हो जाता है तो उसमें पेशेंट्स ये बताएगा कि मेरे पेशाब में खून आ रहा है, हेमाचूरिया, जिसको हम हेमाचूरिया बोलते हैं। तो यदि हमें इस समय भी हमको सावधान नहीं हो रहा है और उसको हमें दुकान से बस मेडिकल स्टोर से दर्द की गोली खरीद के खा रहे हैं, तो जिसके कारण से ये स्टोन धीरे धीरे साइज बढ़ने लगता है। समटाइम्स क्या होता है, साइलेंट स्टोन भी रहता है,
बहुत समय साइलेंट स्टोन जो इंसिडेंटली फाइंडिंग्स होता है, जब हम किसी कारण से यूएसजी कर रहे हैं, बाय एक्सरे कर रहे हैं, तो हमको स्टोन पता लग जाता है। साथ में जब ये स्टोन साइज जितने साइज में बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे जो हमारे मैकेनिज्म, जब यूरिन बनने की जो मैकेनिज्म है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसमें बाधा डालता है। तो यदि हमें उसको सही टाइम में इलाज नहीं कर रहे हैं और स्टोन धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके नीचे एरिया यूरेटर बोलते हैं, पेल्विक यूरेटरी जंक्शन, उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। वो इट इज स्पेस, उसमें खोला जाएगा जैसे स्पेस है जिसमें अकोमुलेट कर जाता है। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, किडनी की साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि यूरिन और नीचे यूरेटर में पास नहीं होगा, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो इसी हिसाब से यदि हमें लाक्षणिक चिकित्सा नहीं करते तो उसमें बहुत ही शरीर के प्रति नुकसान हो जाता है। तो समय जब भी हमको दर्द हो तो इमीडिएटली मेरी ये सलाह है कि किसी को भी दर्द हो तो डॉक्टर की परामर्श करनी चाहिए और उसका निदान प्रॉपर समयली होना चाहिए। समय के अनुसार निदान हो जाए तो हम किडनी को भी बचा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर बताई है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर महानता ने, कि जो वक्त है, समय का इस्तेमाल किया उन्होंने शब्द का, कि समय पे इलाज, यानी कि वक्त पर इलाज बेहद ज़रूरी है। जो भी बीमारियां हैं दुनिया में, जो भी अमराज हैं, अगर टाइमली आप अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उससे इवैल्यूएशन करा लेते हैं, उससे पूरे टेस्ट करा लेते हैं, तो वो बीमारी आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म की जा सकती है। लेकिन वक्त पर इलाज कराएं। इसके लिए मैं एक चीज़ और गुजारिश करूंगा डॉक्टर सिद्धार्थ से। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, आप भी ज़रा सा इस पर रोशनी डालिए कि अक्सर देखा गया जिसे किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, स्टोन वाली बात हो रही है, उसके पेन होता है, उसको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, वो बहुत रेस्टलेस रहता है। तो किस तरह के अलामात हो सकते हैं? और एक चीज़ इसमें और बताइए कि शुरुआती अलामात जो हैं, जो शुरुआती सिम्टम्स हैं, और जो बिल्कुल लास्ट में जब स्टोन बाहर निकलने वाला है, उसमें क्या फ़र्क है, कैसे उसे पहचाने, और डॉक्टर का सुपरविजन कितना ज़रूरी है उस वक्त में? जी देखिए, स्टोन का पेन एक इतना सीवियर पेन होता है कि इसका चाहे आप जितना भी डिस्क्रिप्शन कर लें, जिसने इसको फील किया है वो इसको भूल नहीं सकता। ये बहुत सीवियर पेन होता है। परेशानी इसमें आती है कि ये इंटरमिटेंट नेचर का होता है। एक रात आप बहुत ज़्यादा पेन में बिताएंगे, कुछ गोलियां लेने की कोशिश करेंगे, कहीं हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाएंगे, आपका वो सिम्टम कुछ समय के लिए रिलीव हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो रुकावट वो स्टोन कर रहा था कुछ समय के लिए वो अभी नहीं कर रहा है। लोगों को ये लगता है कि शायद कुछ मांसपेशियों का खिंचाव है या कोई और परेशानी थी और अब इसका निदान हो गया है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आपको सिम्टम हो रहे हैं, एक आध बार महीने में हो रहा है, आप महीनों से इस चीज़ को टाल रहे हैं, और फिर जब उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी गुर्दे में सूजन आ जाती है, तब फिर आपको ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं और आप फिर अल्ट्रासाउंड के साथ डॉक्टर के पास आते हैं। उस समय पर किडनी में ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसके लिए एडिक्वेट एवेल्युएशन ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं और इस टाइप के दर्द, जैसे बताया कि पोजीशन जो रहती है पीठ की तरफ है, कमर रीनल एंगल में है, या फिर उसकी लहरें पेशाब के रास्ते की तरफ जा रहे हैं या पेशाब के मुंह की तरफ आपको ऐसा लगता है कि दर्द जा रहा है, और साथ ही साथ पेशाब में जलन और तकलीफ़ होना या लालपन आ रहा है, तो फिर आपको उसका एडिक्वेट इवैल्यूएशन कराना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर से मिलके, जिसमें हम एक्सरे अल्ट्रासाउंड करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या है, कहाँ पे है, कितनी साइज़ का है, एंड बेस्ड ऑन द पोजीशन और साइज़ ऑफ द स्टोन फिर हम उस पेशेंट के लिए एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। छोटे स्टोन, ज़रूरी नहीं सभी चीज़ों के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो, छोटे स्टोन्स के लिए दवाई और सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो जैसे स्टोन्स हैं जो नुकसान कर सकते हैं, अटक सकते हैं, उनके लिए प्रिकॉशंस या फिर अगर डाइवर्जन रिक्वायर्ड स्टेंट वगैरह डाले जाते हैं, और जो बड़े स्टोन्स हैं फिर मरीज़ के इन्फेक्शन और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद हम ऑपरेशन की भी सलाह देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और उसके बाद शुरू होता है उनके रिकरेंस ना होने या उसके एक्चुअल जो कारण है उसके लिए जो उन्हें लाइफ लॉन्ग परहेज़ रखना है या फिर फॉलोअप एडवाइस क्या रहती है। तो इन 3 जगह पे हम मरीज़ को देखते हैं, कि इमरजेंसी वाला पार्ट, एक इलेक्टिव, और फिर उनकी रूटीन ओपीडी में जो उन्हें सलाहें चाहिए। तो पूरा स्पेक्ट्रम रहता है इस तरीके से। आपने फॉलोअप की बात की, वो बहुत ही मेन बात है और इसे समझना चाहिए कि फॉलोअप की कितनी ज़्यादा अहमियत है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, इवैल्यूएशन की आपने बात की है, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप, जब मरीज़ आपके पास एम्स में आता है तो आप ज़्यादातर वो टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिन्हें कराना बेहद ज़रूरी है, जिसे देखने के बाद ही आप फाइनल जो स्टोन है, उसका साइज़ है या उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका डिसीज़न लेते हैं? जी, अगर मरीज़ इमरजेंसी में है, बहुत ज़्यादा पेन में है और हमें पथरी का ही शक रहता है,
तो हम डायरेक्ट पेशेंट का नॉन कॉन्ट्रास्ट साधारण सीटी स्कैन करके देख सकते हैं, उससे पूरी तरीके से स्टोन की इवेल्युएशन की जा सकती है एक सिंगल इन्वेस्टिगेशन में। साथ ही साथ उनका क्रिएटिनिन लेवल, पेशाब के जो बेसिक टेस्ट हैं वो भी देखने रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है जब किसी स्टोन होता है? क्रिएटिनिन क्या हो सकता है वो? जो ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन दो ऐसे लेवल्स होते हैं जिनका बढ़ने का मतलब है कि किडनी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रही है। जब किडनी में इन्फेक्शन होगा या फिर उसका रास्ता बंद होगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी। अगर ये चीज़ दोनों तरफ हो रही है तो फिर क्रिएटिनिन में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। समय पे अगर हमने ऑब्स्ट्रक्शन या स्टोन की रुकावट नहीं दूर करी तो ये फिर परमानेंट किडनी डैमेज का भी कारण बनते हैं। उस तरफ भी ले जा सकते हैं। जी, तो पेशेंट जब इमरजेंसी में होता है तो सीटी स्कैन किया जा सकता है। अगर वो पेन की हिस्ट्री दे रहे हैं कि पहले हुआ था और हमें देखना है तो अल्ट्रासाउंड द्वारा भी किडनी में जो पथरी वगैरह है या पेशाब की थैली में अगर है तो उसको लोकलाइज किया जा सकता है। जी, ओके। डॉक्टर नीरज, एक चीज़ ज़रा से यहाँ आप बताएं कि अगर किसी की किडनी में स्टोन है, वो वहाँ से बढ़कर यूरेटर तक आ गया है, तो क्या उस वक्त भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या किस तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं? क्या उसको पेशेंट को सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि उसकी किडनीज तो अब सेव हो गई हैं और यूरेटर में चला गया है, या वहाँ पर भी इलाज की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है और उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है? क्या कहना चाहेंगे? यूरेटर में स्टोन है तो और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यूरेटर के रास्ते से स्टोन्स बाहर आ सकती है जी, डिपेंड करते हैं कि उसकी साइज़ क्या है और लोकेशन किस लोकेशन पे है जी। 2-3 जगह यूरेटर में नेचुरली नैरोइंग्स होती है, वहाँ फंसने के चांसेस होते हैं। 5 मिलीमीटर से नीचे छोटे स्टोन्स मेजॉरिटी निकल जाते हैं खुद ब खुद। यूरेटर में जब स्टोन होते हैं उस वक्त पेन सबसे ज़्यादा होती है मरीजों को जी। और उस पेन के दौरान यूजुअली हम शुरू में पेन के लिए दवाएं दे देते हैं। उन दवाओं से यदि दर्द खत्म हो जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा इलाज हो गया जी, क्योंकि वो सबसे डेंजरस फेज है। कंफर्म करें डॉक्टर्स के साथ, ये कंफर्म करें कि हमारा वो स्टोन पूरी तरह से निकल चुका है जी। क्योंकि एक स्टेज के बाद किडनी आपको उस स्टोन को निकालने की कोशिश छोड़ देती है। इसका मतलब आपके किडनी अब आपका स्टोन यूरिन नीचे नहीं जा रहा, किडनी उसका बर्नट ले रहा है जी। किडनी धीरे धीरे आपकी डैमेज हो रही है जो कि परमानेंट डैमेज में कन्वर्ट हो सकती है जी। सो यूरेटर में स्टोन है जी, तो जब तक कि वो कंफर्म ना हो कि वो बाहर आ चुकी है जी, तब तक सावधानी बरतें जी। डॉक्टर्स की सलाह फॉलो करें जी। उसकी ट्रीटमेंट की, उसको बाहर निकलने को कंफर्म करने से पहले किसी भी हालत में ट्रीटमेंट ना छोड़ें जी जी। इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप समझिए कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सभी डॉक्टर्स बता रहे हैं, अभी फ़िलहाल नीरज डॉक्टर साहब की बात हो रही है यहाँ पर। डॉक्टर नीरज ने बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका किडनी से वो स्टोन बढ़कर यूरेटर में पहुँच गया है तो अब और ज़्यादा ऑब्जर्व की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सही तरह से फ़िल्टर चीज़ें नहीं कर रहा है, चीज़ें को बाहर नहीं निकाल रहा है, तो वो किडनी को मुतासिर कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, जो कि आगे जाके रेगुलर किडनी जो डैमेज है उसका भी सबब बन सकती है। इसके बारे में समझना चाहिए और किडनी के स्टोन को बहुत लाइटली ना लें, और जब भी किसी तरह की ये अलामत आप महसूस करते हैं अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और पूरा उसका इलाज कराइए। अब एक बात जानना बेहद ज़रूरी है, किडनी की बात हो रही है, सर्जरी की बात हो रही है, कितनी तरह की सर्जरी होती है, क्या हर किडनी के स्टोन की सर्जरी की ज़रूरत है या कुछ स्टोन्स ऐसे भी हैं जो बिना सर्जरी के भी निकाले जा सकते हैं? इसके लिए मैं डॉक्टर महांता के पास आऊँगा। डॉक्टर महांता, आपसे ज़रा सा मेरी गुजारिश है, आप बताइए कि हर स्टोन के लिए क्या सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी आप किस किस तरह से करते हैं? क्या जो कट लगता है उसकी ज़रूरत है या दूरबीन की सर्जरी से भी स्टोन को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छे सवाल। जब भी पेशेंट आते हैं तो पेशेंट का मन में ये रहता है कि मेरा इलाज मेडिसिन से हो जाए जी। तो उसमें हमको ये देखना पड़ता है जो स्टोन की, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पोजीशन क्या है, कहाँ पर स्टोन की पोजीशन है जी, और साइज ऑफ द स्टोन क्या है जी। साथ में सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स स्कोरिंग हम देखते हैं, जो कितना कैसे मरीज जब आ रहे हैं तो एक्यूट अटैक में तो नहीं है जी। तो उसी समय हम देखने के बाद उसको इन्वेस्टिगेशन जैसे कंप्लीट हो जाता है, सर्जिकल प्रोफाइल बोलते हैं, वो होने के बाद हमें उसको ये देखते हैं यदि किडनी में स्टोन है पर्टिकुलरली तो कहीं इम्पैक्टेड तो स्टोन नहीं। उसमें आचार्य सुश्रुति बहुत बढ़िया गाइडलाइन दिए हैं, यदि नवीनतम स्टोन दैट मीन्स यदि न्यूली फॉर्म स्टोन से
तो हमको औषधि से चिकित्सा करना चाहिए। यदि पूर्ण हो गया दैट मीन्स इम्पैक्ट हो गया वो, और दवाई आप जितने भी हमें जो भी मेथड हमारा है मेडिसिनल ट्रीटमेंट मेथड से, उसी से वो स्टोन बाहर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी समय अभी हमें सर्जरी का पालन करना चाहिए। तो सर्जरी में डिफरेंट टेक्निक्स है एक्चुअली। जैसे बड़ी स्टोन है जिसको हम बोलते हैं स्टागन कैल्कुलाई, तो उसी को हमें जैसे उसके लिए हमें ओपन सर्जरी भी करेंगे। यदि स्मॉल साइज स्टोन्स है जैसे कि आजकल वेरी मिनिमल टेक्निक जो पीसीएनएल से वेरी मैंने स्मॉल इंसिजन हार्डली 4 mm के इंसिजन से स्कोप के जरिए में बाहर कर दिया जाता है। यदि आपको लगता है जब मरीज को हमको उसको पथरी को तोड़ दिया जाए, पेशेंट्स आर समटाइम्स नॉट कोऑपरेटिव, उसमें पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते, मेरे को सर्जरी नहीं कर रहे, तो उसमें एक विधा है जिसको ESWL बोलते हैं, जिसमें शॉक वेव दिया जाता है, उससे पथरी को तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो जो मैकेनिज्म है, जो मूत्रद्रव्य जितने भी डायरेटिक मेडिसिन बोलते हैं, जो आयुर्वेद में भी है, मॉडर्न मेडिसिन में है, उसी को यूज किया जाता है। साथ साथ में जब यूरेटर में यदि फंसा हुआ स्टोन, तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं स्टेंट लगानी पड़ती है, स्टेंट के जरिए में फिर डायलेट करने के बाद फिर उसको आउट किया जाता है। यदि ब्लाडर में स्टोन है तो ब्लाडर का स्टोन बहुत समय इधर स्कोप के जरिए हम निकालें। यदि बॉडी स्टोन है तो हमें उसको सुप्रापुबिक सिस्टोलिथोनी बोलते हैं, ऊपर से हम उसको खोल देते हैं, खोलने के बाद बाहर कर दिया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। ओके, टेक्निक्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर महांता। आप डॉक्टर आदित्य, आप किस तरह से बताना चाहेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ के कौन कौन से जो टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन की बात हो रही है, आज में एम्स में इलाज किया जा रहा है, पथरी का किया जा रहा है, तो कौन कौन सी चीज़ों को आप यहाँ पर टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं जो आसान हो चुकी हैं आज के मरीज़ के लिए? अगर पीछे के मरीज़ की बात करें, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता था, चाहे सर्जरी की बात हो, चाहे कट लगने की बात हो, तो आज हम इस वक्त में मौजूदा दौर में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि सर्जरी में जितने भी एडवांसेस आए हैं, तो ये मानिए कि यूरोलॉजी ने उसे सबसे पहले टेकअप किया है, और हमने स्टोन सर्जरी को एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव या कम चीरे वाली और कम तकलीफ दे, मतलब एक बीमारी है और एक बीमारी का इलाज है, बीमारी का इलाज बीमारी से ज़्यादा तकलीफ दे ना हो, तो उसको मिनिमाइज़ किया है। हमने लेज़र थेरेपी वगैरह भी, लेज़र से लेके लिथोट्रिप्सी तक सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 5 से 7 mm वाली जो किडनी की पथरियाँ हैं उनको हम दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। 7 mm से 1.5-2 सेंटीमीटर तक के जो पत्थर हैं वो लिथोट्रिप्सी के लायक अगर हैं, कुछ उसमें गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए उन्हें लिथोट्रिप्सी द्वारा, विच इज़ विदाउट नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, उस विधि के द्वारा किडनी में ही तोड़ के फिर नेचुरल रास्ते से डायूरेसिस से वो नीचे आते हैं, वो विधि फॉलो करते हैं। तकलीफ होती है मरीज को? कुछ दवाइयाँ ऐड अगर कर दी जाएं और सर्विलेंस में रहें तो वो मैनेजेबल है, वो एक कंडीशन मैनेजेबल है, क्योंकि उसमें आप पत्थर से स्टोन फ्री हो रहे हैं आप एक तरीके से। कुछ समय में 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के ड्यूरेशन में आप यूरिन के जरिए निकल जाती है, उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, उसको आपको बेयर करना होता है। हाँ जी, उसके लिए सर्जरी से लेकिन बच जाते हैं जी। ज़्यादा बड़े स्टोन्स हैं तो उनके लिए जैसे बताया गया PCNL है, छोटी सी दूरबीन डाली जाती है। दूरबीन डालने के बाद हम लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं उन स्टोन्स को अंदर ही पूरी तरीके से वेपराइज करने के लिए, या फिर उसके छोटे टुकड़े करके उन्हें निकाला जा सकता है। फिर अगर यूरेटर में है तो हमारे पास बारीक दूरबीनें भी अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही बारीक साइज़ की होती हैं, फ्लेक्सिबल दूरबीन्स होती हैं जो आगे जाके घूम सकती हैं और किसी भी कठिन रास्ते को डाइवर्स करते हुए, उसमें से जाते हुए स्टोन तक पहुंच सकती हैं। स्टोन को हम देख सकते हैं और बहुत ही महीन बारीक लेज़र फाइबर से उन्हें वहीं पे वेपराइज कर सकते हैं। इसको यूरेथ्रोलिथोट्रिप्सी बोलते हैं, या फिर RIRS पद्धति, जिसमें रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी कहलाती है। ये प्रोसीजर रहते हैं जिसमें हम नेचुरल रास्ते के थ्रू जाते हैं। अगर थैली में है तो जैसे इन्होंने बताया सिस्टोस्कोप का इस्तेमाल करके उसको हटाया जा सकता है, पर साथ ही साथ उसका जो कारण है वो भी हम उसी समय टैकल करते हैं। अगर प्रोस्टेट दूध बढ़ने की वजह से दिक्कत हुई है या कोई और रीजन था, कोई और रुकावट है। दूध पीते हैं लोग ज़्यादा तो उसमें कैल्शियम होता है, क्या ये भी पथरी का सबब बन जाता है? देखिए, मोटे मोटे तौर पे एक ही सेंटेंस में बोल देना कि दूध के कैल्शियम से स्टोन बनता है, ये एक मिथ है। कैल्शियम जो सबसे कॉमन स्टोन है, कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन होते हैं, उसमें ऑक्जिलेट की मात्रा भी रहती है, कैल्शियम की मात्रा भी रहती है। देखा ये जाता है जब ऑक्जिलेट रिच फूड जैसे बीजे होते हैं, सीड्स हैं, कई खाने वाली दालें हैं जिनमें ऑक्जिलेट वगैरह ज़्यादा होते हैं, नट्स वगैरह, अगर आप ऑक्जिलेट रिच चीज़ें लेते हैं और उसके साथ आप दही के फॉर्म में या फिर छाछ के फॉर्म में दूध लेते हैं, तो उसका जो कैल्शियम है वो ऑक्जिलेट को इंटेस्टाइन में ही बाइंड करके जो मल के साथ वो चला जाता है, मतलब वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो एक तरीके से जो दूध, दही, ये चीज़ें हैं खाने के साथ अगर ली जाएं ठीक मात्रा में, तो ये स्टोन को कम भी करती हैं।
डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ये एडवाइस हमारी रहती है, आप एडिक्वेट मात्रा में लें, बहुत एक्सेसिव लेने की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत नहीं है। दूध लीजिए जो एक रेगुलर मात्रा है, एक गिलास 250-300 ml दूध, बाकी दही और छाछ के फॉर्म में आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं, उससे हार्म नहीं होता। प्लस बहुत सारी और जो डाइटरी एडवाइसेस हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो हम वो ऑक्जिलेट वाला पार्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा डॉक्टर नीरज वक्त ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का, थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है, आप बताइए शॉर्ट में बताइए आप, ये जो किडनी स्टोन अगर किसी को एक बार हो गया है तो उन्हें किन बातों का बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है? उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस चाहिए। जैसे उनको एडिक्वेट अमाउंट में लिक्विड इंटेक होनी चाहिए, प्रेफरेबली पानी। कैल्शियम जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, नॉर्मल बॉडी को नॉर्मल डेली इंटेक जो है उतनी लेनी चाहिए, वो यदि नहीं लेंगे तो वो हार्मफुल है, बॉडी को कैल्शियम चाहिए। प्रोटीन की बात जहाँ तक आई, एनिमल प्रोटीन लिमिटेड अमाउंट में लें, स्पेशली रेड मीट अवॉइड करते हैं। प्लस लाइफस्टाइल जो आपकी सॉल्ट इंटेक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट इंटेक खासकर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट इंटेक रेस्ट्रिक्ट करें जी। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी डेली जरूर करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें। थोड़ी ही सही, रफली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट डेली एटलीस्ट इतनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। राइट, आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। ओके, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। अब मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर महंता, आपसे मैं यहाँ शुरू करना चाहूँगा पैगाम का। आप किस तरह का पैगाम संदेश देना चाहेंगे और उसमें किडनी हेल्थ के लिए भी कुछ टिप्स दीजिएगा? बहुत ही बढ़िया आपने सवाल उठाया। आयुर्वेद जो चिकित्सा के सिद्धांत अनुसार सबसे पहले तो निदान परिवर्जन होना चाहिए। जो निदान से हमारा स्टोन बन रहा है, निदान को परिवर्जन करें और मूत्र बैग को धारण ना करें। ये भी बहुत बड़ा एक कारण आचार्य ने वर्णन किए हैं। जो मूत्र बैग को भी धारण करने से स्टोन बन सकता है। इसके ऊपर आगे कहीं पर भी चर्चा हो तो बैग धारण, कौन कौन सी बैग को धारण नहीं करना चाहिए उसके ऊपर रखेंगे। और दूसरा, जल नियमित रूप से पिएं, पानी नियमित रूप से पिएं, क्योंकि अस्मरी रोगे में जलम परम औषधम ऐसे लिखा है, तो जल को भी पीना चाहिए। राइट, बहुत अच्छा पैगाम यहाँ पर दिया है डॉक्टर महंता ने। अब मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर सिद्धार्थ जैन से। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, आप भी कोई अपना मैसेज दीजिएगा, साथ में किडनी हेल्थ के लिए कुछ टिप्स ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी में हम उसको इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन में आप इस 2-2.5 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट करिए। आपका यूरिन हल्के कलर का होना चाहिए, उसमें पीलापन नहीं होना चाहिए, तो आप मान सकते हैं कि आप हाइड्रेटेड हैं। ये देख पाया गया है कि अगर आप सिट्रेट रिच यानी कि नींबू पानी लेते हैं, जो एप्पल सीडर विनेगर वगैरह रहता है, उस तरीके की चीज़ों का भी सेवन करते हैं, अगर आप बार्ले वाटर ऐड करते हैं अपने उसमें, जीरा वाटर ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको स्टोन बन चुके हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें सिर्फ पानी दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। हाँ जी, ये दोबारा होने के चांसेस को कम करते हैं। तो आप सवेरे उठ के जो हल्के गुनगुने पानी में नींबू के साथ नींबू का रस ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं। जो मैंने बताया, जीरा पानी, बार्ले वाटर, थोड़ा सा पानी, इनको बॉयल करिए। ये डायूरेटिक होता है, नेचुरल डायूरेटिक होता है, ये मदद करता है। पानी ओवर द डे डिस्ट्रीब्यूट रखिए। राइट। और जो भी हमने अभी बात करी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस फूड है, इसको लिमिट करिए। राइट, बहुत अच्छा बोला आपने। डॉक्टर नीरज, अब आपसे गुजारिश रहेगी, आप ज़रा सा यहाँ पर पैगाम दीजिए। किडनी हेल्थ की तो बात कीजिए, साथ में उन लोगों की भी बात कीजिए जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से भी जूझ रहे हैं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें लाइफस्टाइल को, आप अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज कीजिए कि आपकी जो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों का कारण कॉमन है। जैसे हाई सॉल्ट इंटेक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। और जो रही जहाँ तक स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की बात है, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी लोग सबसे कि प्लीज़ जब भी आपको किडनी स्टोन का डाउट हो, डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, यदि एक बार डैमेज हो गई तो डैमेज पार्ट को वापस नहीं ला सकते। प्रिवेंट किया जा सकता है। किडनी स्टोन ट्रीटेबल डिजीज़ है। अर्ली कांटेक्ट कीजिए एंड पूरी ट्रीटमेंट कराइए। बहुत ध्यान रखिए। और आपने भी पूरी तरह से यहाँ पर हमारे जो नाजरीन हैं, प्रोग्राम देखने वाले हैं, उनको यहाँ पर पूरा इल्म दिया है, किडनी स्टोन के बारे में जानकारी उनको दी है। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजरीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम किडनी स्टोन पर था। उम्मीद करते हैं ये जो बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपने समझी होंगी।
कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन पर आप अगर ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी किडनी स्टोन से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। जैसे कि एक अच्छी हेल्थ जो लाइफ स्टाइल है उसको अपनाएं, अच्छी डाइट लें, सेहतमंद डाइट लें, और थोड़ी सी जो एक्सरसाइज हैं, जो आपकी जिस्मानी सरगर्मी है, उसका भी ख्याल रखें। मेरी एक गुजारिश है कि आप ये प्रोग्राम में जो आईडी इस वक्त दिखाई जा रही है ईमेल पर, हमारे स्क्रीन पर ईमेल दिखाया जा रहा है, इस पर आप अपने सजेशन दे सकते हैं और किसी भी तरह की बात दे सकते हैं, या कोई प्रोग्राम अगर आप चाहते हो कि उस मौजू पर हम गुफ्तगू करें डॉक्टर्स के साथ, उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। दूसरा ये प्रोग्राम हेलो डॉक्टर जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, वहाँ पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, और जो बातें डॉक्टर ने बताई हैं, हमारे पूरे एक्सपर्ट्स ने, उनका पूरी तरह से ज़िंदगी में अमल कीजिए। खुदा हाफिज, आदाब। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि फजा साफ हो सके। बायोडिग्रेडेबल मसनूआत का इंतखाब करें ताकि माहौल को नुकसान न। रोजाना वाफिर मिकदार में पानी पिएं ताकि पेशाब पतला रहे और पथरी बनने से बचाव हो। नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ज्यादा नमक पथरी के खतरे को बढ़ाता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन खुसूसन गोश्त के इस्तेमाल से परहेज करें। पेशाब रोकना पथरी की वजह बन सकता है। अगर कमर या पहलू में दर्द हो तो उसे नजरअंदाज न करें और फौरन मुआयना करवाएं। मुतवाजिन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सब्जियां और फल खुराक में शामिल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा चीनी वाली अशिया कम करें। नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू, हर इतवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। The DD Robocon National Championship is almost here, where young minds turns their ideas into reality. What does the DD Robocon experience really feel like? Exhilarating, competitive, inspiring. What impact does DD Robocon leave on young talent? Taught me resilience. Taught me how to perform under heavy pressure. It has improved my time management. We are DD Robocon. DD Robocon, the National Robotics Championship 2026. Last date of registration is 31st December 2025. For registration, visit www.ddrobocon.iitd.ac.in. आईफा अवार्ड्स 2024 स्टार्स, स्टाइल और म्यूजिक। आईफा अवार्ड्स 2024 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे, डीडी नेशनल पर।